हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मानसी। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज एसडीएलसी। तो एसडीएलसी क्या है, इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो करते हैं शुरुआत। तो एसडीएलसी का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसका यूज़ करते हैं हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के, टेस्टिंग करने के, गुड सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं ना उसके लिए यूज़ करता है। ये एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसके यूज़ करके हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये मेथोलॉजी है, ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के जो स्टेप होते हैं उन सारे को ये डिफाइन करते हैं। इन सारे जो स्टेप होते हैं ना इसके एसटीएल से, उसी के द्वारा हम कोई भी मॉडल बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो बहुत सारे मॉडल है इसके बाद हम वही देखने वाले हैं। इसका यूज़ करके हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को ले सकते हैं। तो ये उसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरह से वो वर्क करता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। उसके अंदर पहला हमारा ट्रेस है प्लानिंग, फिर उसको डिफाइनिंग करना, फिर उसको डिज़ाइनिंग करना, फिर उसको बिल्डिंग करना, मतलब कि उसको बनाना, फिर टेस्टिंग करना, फिर डिप्लॉयमेंट करना, और फिर वापस ऐसे मतलब कि जब तक कि यूज़र की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। तो पहले देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट, उसके बाद देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो बहुत सारी एक्टिविटी को डिफाइन करता है। ये इसको यूज़ करके हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसको शेड्यूलिंग वो सब बना सकते हैं। फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग एंड कंट्रोल कर सकते हैं। फिर स्टॉक होल्डर होते हैं ना, वो उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर इसका हम यूज़ करते हैं। मतलब कि स्टॉक होल्डर की हम हमारी जो कंपनी है उसके अंदर जो काम करने वाले, हमारी प्रोजेक्ट में जो टीम वर्क करेगी उसके अंदर के सारे मेंबर, मतलब कि मैनेजर से लेके जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं सारे के सारे, तो उन सबको स्टॉक होल्डर बोला जाता है। फिर स्पीड में डेवलप होता है। फिर जो उसके अंदर जो रिक्स आती है प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर क्लाइंट के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं क्योंकि बार बार उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। फिर उसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट है एसडीएलसी के। तो काम किस तरह से करता है, इसके अंदर 6 स्टेजेस है जिसको फॉलो करके हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो पहला तो हमारा है प्लानिंग, फिर आता है डिफाइन रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइनिंग आता है, फिर डेवलपमेंट आता है, फिर आता है टेस्टिंग, फिर आता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये वन बाय वन स्टेप देखेंगे हम। ये सारे कॉमन हो गए। आप पूरे सब्जेक्ट में ये सारे जो है ना स्टेजेस, इनको ही पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग, डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस, यही आएगा पूरे हमारे सब्जेक्ट में। पर इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते रहेंगे और इन सब का सेम ही मतलब होगा, बट इसका यूज होगा वो अलग होगा। तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। ये प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब कि हम कस्टमर के साथ हमारा हम बातचीत करेंगे, उसके साथ हम जो भी हम उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम गैदर करेंगे। तो पहले उसमें क्या करेंगे, डिफाइन प्रोजेक्ट को, मतलब कि उसका प्रोजेक्ट क्या एग्जैक्टली उसको करना क्या है, तो उसको एक डेफिनेशन देंगे। जो भी उसका प्रोजेक्ट होगा उसको डेफिन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड गोल्स, मतलब कि उसका गोल क्या है, वो मतलब कि एक्चुअली में वो क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो वो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें ये वर्क करना है। फिर रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, इसके इतने बड़े बड़े गोल्स है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है, तो उसके अंदर हमें कितने कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितने कितने मैन पावर लगेंगे। तो वो सारी हम इसके अंदर प्लानिंग करेंगे। जो इन शॉर्ट इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे और प्लानिंग करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर हम किस तरह से हम उसको वर्क करेंगे उसके अंदर। तो सारी इसके अंदर प्लानिंग ही होगी। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि हमें ये पता चल गया कि हमें ये बनाना है। जैसे कि हमें पता चल गया कि हमें एक क्या कहते हैं कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, तो उसके अंदर फंक्शन कौन से होंगे। फिर टेक्निकली उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट को रिव्यूज और अप्रूव्ड,
मतलब कि उसको हम जो अप्रूवल लेंगे उसका, फिर वो जो फंक्शन होते हैं उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, फंक्शन या फिर नॉन फंक्शन, फिर टेक्निकली रिक्वायरमेंट जो होगी हमारी उसको हम करेंगे कि हाँ अगर हमें ये फंक्शन है उसको हम बनाना है, तो ये जो वर्क है हमारा उसको एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके अंदर ये टेक्निकली चीज़ें लगेंगी और इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब कि इसके अंदर हम ये डिफाइन करेंगे और एक पूरा एसआरएस बनाएंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें हम लिखेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इतने इतने फंक्शन है। जैसे कि हमने कहा कॉलेज की वेबसाइट बनाएंगे, तो कॉलेज की वेबसाइट के अंदर क्या क्या आएगा, तो पहले लॉगिन फॉर्म आएगा, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट आएगा, फिर उसके अंदर एग्ज़ाम के कुछ रिलेटिव है तो वो एक हमारा फंक्शन हो गया, फिर उसके अंदर रिजल्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, तो ये सारे हमारे फंक्शन होते हैं। तो ये उस उन सबको हम एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए और इस तरह से वर्क होगा। तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद डिजाइनिंग अप्रोच, तो उसके डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट तो सब आ गई, पर अभी है ना वो जो हमारा फंक्शन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से वर्क करेगा, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। डीएफटी डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करके हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसके अंदर हम एक एक जो फंक्शन हमारे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर दूसरे यूज़र जो उसको यूज़ करेंगे उसके साथ क्या कम्युनिकेशन करेंगे, उसका रोल क्या होगा, डेटा किस वे में जाएगा, किस तरह से जाएगा, इस पेज से लेकर नेक्स्ट पेज में किस तरह से जाना है। और ये सारी जो चीज़ें होती है वो डिज़ाइन के थ्रू हम समझते हैं, और एसआरएस के अंदर इसको भी हम कंसिडर करते हैं, और पूरा एक हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसका पूरा एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके अंदर पूरी चीज़ें होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, इसके अंदर जो जो चीज़ें होने वाली है और किस तरह से होने वाली, मतलब कि फुल ऑन डिटेल लिखी हुई है उसके अंदर। आप एक तरह से कह सकते हो कि उसका नाम क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, कहाँ जाएगा, कितना करेगा, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और उसके अंदर ये सब जो डिज़ाइनिंग है उसको करने के लिए हम अलग अलग डायग्राम्स का यूज़ करके उसको हम दिखा सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट के बिहेवियर को। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद जो हमने डिज़ाइन किए, हमारा जो एसआरएस बना है, जो डॉक्यूमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि उसको एक्चुअली में कोडिंग करेंगे। उस कोडिंग करने के बाद वो मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो आधा कंप्लीट होगा, फिर भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो कोडिंग करने के लिए हम अलग अलग लैंग्वेज, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी फंक्शनैलिटी है, हमारी डेफिनेशन है, इन सबको ध्यान में रख के हमें जो ज़रूरत पड़ती है, जो सूट होता है, वही लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारी सी, सी प्लस, पाइथन, जावा, ये बहुत सारी लैंग्वेज है, इसका यूज़ करके हम कोडिंग बना सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे, मतलब कि हम कोडिंग को भी अच्छे से हम करेंगे कि कोड इस तरह से करेंगे कि दूसरे कोड को अटैच कर सके, फिर कोड इस तरह से करेंगे जैसे कि हम कोड कर रहे हैं, फिर हम कोड को छोड़ के, मतलब कि कोई एम्प्लॉय कोड कर रहे हैं, उसका जॉब चला गया, फिर दूसरा एम्प्लॉय आता है तो इजीली समझ सके, उस तरह से कोडिंग करते हैं, तो स्टैंडर्ड हो गया। तो उसके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें कोडिंग के अंदर भी आती है जो ध्यान रखने वाली होती है। आगे जाके हम डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर टेस्टिंग करेंगे। तो जो हमने कोडिंग बनाया है, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है, मतलब कि आधा काम हमारा हो गया, उसके बाद जो आधा काम पूरा है, जो उसको कहता है कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, हरी झंडी दिखाता है, वो अभी आएगा, मतलब कि टेस्टिंग करेंगे। हमने जो कोड किया है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया है, उसको जो वो वर्क कर रहा है, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क कर रहा है तो वो कंप्लीट है। तो पहले तो सिस्टम के द्वारा चेकिंग की जाती है, फिर मैन्युअली चेकिंग की जाती है, मैन्युअली टेस्टिंग की जाती है, फिर ऑटोमेट टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप है, आगे उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो ये टेस्टिंग किस तरह से होगी, किस लिए करते हैं, तो वो सब बहुत सारा। बट ये एक है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद उसको हम टेस्ट करेंगे कि हाँ वो जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, उसके अंदर कोई बग्स नहीं है, कोई एरर नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम जो डेटा डाल रहे हो कहीं और जा रहा है, कोई और उसको एक्सेस कर रहा है जो अनऑथोराइज है। तो वो सारी चीज़ें टेस्टिंग के अंदर आता है कि फंक्शन टोटली वर्क करता है कि नहीं, अ, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो ले रहा है कि नहीं। तो इसके बाद अब टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग होने के बाद उसको डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेन प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको डिप्लॉय कर देंगे, मतलब कि
उसको हम क्या कहते हैं कस्टमर को दे देंगे। उसके बाद भी हमारा काम है ना खत्म नहीं होता, उसके बाद भी हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको मेंटेन करना होता है, डेली मेंटेन करना पड़ता है। कोई ऐसा है जिसको ईयरली करना पड़ता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद लास्ट में कस्टमर के पास से फीडबैक लिया जाता है कि हाँ हमारा जो ये वर्क था, हमारा जो ये प्रोजेक्ट था, हमने जो आपको करके दिया उसके बारे में उससे फीडबैक लिया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, और कस्टमर को फिर प्रोडक्ट हम डेवलपमेंट कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।